हेलो एवरीवन। देखिए, आज हम लोग नंबर थ्योरी में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम देखेंगे। ठीक है, वो थ्योरम क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको आपको अच्छे से देखना है क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये इसका रिजल्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या बोलता है? एवरी पॉजिटिव इंटीजर इन ग्रेटर देन 1 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को आप प्राइम फैक्टर में लिख सकते हैं। ठीक है, यूनिकली एकदम उसका तो तरीका होगा वो यूनिक होगा। तो दो पार्ट में प्रूफ करेंगे। एक ये कि किसी भी प्राइम नंबर को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर लिख सकते हैं, और दूसरा वो जो हमारा लिखना होगा वो क्या होगा? वो यूनिक होगा। ठीक है, ये दोनों पार्ट हम लोग बारी बारी से प्रूफ करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं इसको हम लोग कैसे प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी सिंपल होगा ये। देखिए कैसे। तो क्या हमारा दिया हुआ है, n क्या है? ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, n ग्रेटर देन 1, बी एन इंटीजर। ये क्या है हम लोग का? ये हम लोगों का इंटीजर है। ठीक है, अच्छा, इफ़ n इज़ प्राइम, अगर n को हम शुरू में ही प्राइम मान लें, ठीक है, इफ़ n इज़ प्राइम, ओके, तब तो ये तो ऑटोमेटिक प्रूफ हो गया चूँकि n प्राइम है, तो फिर कुछ करना नहीं है चूँकि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर ही मेरे को दिखाना था। ठीक है, देन इफ़ n इज़ प्राइम वी हैव नथिंग टू डू, वी हैव नथिंग टू डू। ठीक है, तब तो ये मेरे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ओके, अच्छा, इफ़ n इज़ कंपोजिट। हाँ, ये हो सकता है कि n मेरा क्या हो, अगर प्राइम नहीं होगा तो क्या होगा? कंपोजिट होगा। ठीक है, और कंपोजिट होगा तो क्या होगा? इफ़ n इज़ कंपोजिट नंबर देन क्या होगा? देयर एग्जिस्ट ए प्राइम, तो यहाँ पे एक प्राइम एग्जिस्ट करेगा। देयर एग्जिस्ट ए प्राइम से P1 सच दैट, जिससे हम n को कैसे लिख सकते हैं? जिससे हम n को लिख सकते हैं कैसे? P1 इंटू N1। ठीक है ना, जाहिर सी बात है कि अगर n मेरा कंपोजिट नंबर होगा तो कंपोजिट का डेफिनेशन है कि हम उसको फिर दो फैक्टर में लिख सकते हैं जिसमें एक ज़रूर आपका प्राइम होगा। ठीक है, फॉर सम इंटीजर N1, जहाँ मेरा जो N1 है वो क्या है? वो कोई ना कोई इंटीजर हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, इफ़ N1 इज़ प्राइम, ये जो N1 है ये दोनों हो सकता है, प्राइम भी हो सकता है या नॉन प्राइम भी हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि एक इंटीजर है। अगर N1 प्राइम है तब तो फिर से मेरा प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि P1 भी प्राइम है, N1 भी प्राइम है, तो ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर हो गया। सो इफ़ N1 इज़ प्राइम, ओके, देन n is the product of prime factors P1 एंड N1। ठीक है, P1 आपका पहले से प्राइम था और N1 भी अगर प्राइम हो गया तो आपका P1 और N1 दोनों प्रोडक्ट में आ गया, दोनों प्राइम के प्रोडक्ट में आ गया, तो आपका थ्योरम यहाँ पे प्रूफ हो जाता है। ठीक है, P1 एंड N1 एंड देयरफॉर टास्क कंप्लीटेड। ठीक है, टास्क क्या हो जाता है हमारा? कंप्लीट कर जाता है, कंप्लीट्स। ओके, अच्छा, लेकिन अगर आपका जो N1 है वो प्राइम नहीं होता, ठीक है, इफ़ N1 इज़ कंपोजिट, तो अगर प्राइम नहीं होगा तो क्या होगा? फिर से ये कंपोजिट होगा। इफ़ N1 इज़ कंपोजिट, अगर कंपोजिट होगा देन क्या होगा? फिर से एक प्राइम वहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। देन देयर एग्जिस्ट ए अनदर प्राइम से P2 सच दैट, कि हम लोग क्या लिख सकते हैं? अब हम लोग इस N1 को लिख सकते हैं P2 इंटू N2 लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, अच्छा, क्लियर है। अब देखिए, P2 इंटू N2 हम लोग लिख दिए N1 को, है ना। N1 अगर हमारा कंपोजिट नंबर है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? P2 इंटू N2 लिख सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, चलिए ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूँ। ऊपर वाला जो था ये हम लोग ले लेते हैं इसको इक्वेशन 1। ठीक है,
तो n1 अगर मेरा p1 p2 n2 हो जाएगा और n2 मेरा जो है वो कोई इंटीजर है, बिलोंग्स टू z सम इंटीजर, ठीक है। देन वन इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का, n1 की जगह पे रख दीजिए वैल्यू, तो हो जाएगा p1 इंटू p2 इंटू n2, ठीक है। तो अब देखिए, अब यानी कि p1 और p2 तो आपका प्राइम है, तो अब मेरा डिपेंड करता है n2 पे, ठीक है। ओके, p1 और p2 आपका प्राइम है ऑलरेडी, तो n2 पे डिपेंड करता है। इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इक्वेशन 2, ठीक है। अच्छा, तो n2 मेरा क्या है, इंटीजर है, तो ये मेरा आइदर प्राइम होगा या तो प्राइम नहीं होगा, ठीक है। इफ n2 इज प्राइम, अगर n2 भी मेरा प्राइम है, ठीक है, देन ओके 2 इज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, तो 2 हमारा क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में आ जाएगा, ठीक है। अगर n2 हम प्राइम ले लेते हैं तो, बट इफ n2 इज कंपोजिट, तो अगर n2 मेरा कंपोजिट होता है तो देखिए ऊपर से जो प्रोसेस चल रहा है ना वो यही चल रहा है, बार बार यही हो रहा है कि या तो प्राइम होगा या तो कंपोजिट होगा। तो फिर से अगर कंपोजिट होगा तो हम लोग इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। ओके, इफ n2 is composite we continue the process, then we continue the above process। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग above process को क्या कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे, यानी फिर से एक जो है इसका फैक्टर मिलेगा, वहाँ पे फिर एक इंटीजर एक प्राइम मिलेगा, वो फिर से प्राइम हो सकता है, फिर से कंपोजिट हो सकता है, तो ये चलता चलेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये जो हम लोग प्रोसेस को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोग का जो n है वो सबसे बड़ा है, ठीक है, उससे छोटा n1 है, उससे छोटा n2 है, ठीक है, और इस तरीके से ये मेरा चल रहा है। ओके, अच्छा, अब ये देखिए ये जो प्रोसेस है वो चूँकि मेरा इंटीजर है और ये छोटा होते जा रहा है, ठीक है, तो ये इनफाइनाइटली तो नहीं जाएगा, कुछ फाइनाइट नंबर तक ही जाएगा, इसलिए कि फिर ये 0 हो जाएगा, तो 0 से पहले ही तक जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, प्रोसेस कैन नॉट कंटिन्यू इनफाइनाइटली, ठीक है, क्योंकि सारा इंटीजर है और स्मॉलर है एक दूसरे से, तो इनफाइनाइटली नहीं जाएगा। देयरफॉर ठीक है, आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है, कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स तक हम लोग जाएंगे। ओके, तो हम लोग क्या पाएंगे, हम लोग पाएंगे कि n हमारा इस तरीके से लिखा गया है, कैसे, p1 इंटू p2 इंटू p3 डॉट 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 से pk, ठीक है, यानी क्या, यानी प्रोडक्ट ऑफ k प्राइम्स, ठीक है, इस तरह से कुछ लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हमारा टास्क जो है वो पूरा हो जाता है कि हम लोग किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को क्या कर सकते हैं, हम लोग डिस्टिंक्ट प्राइम के जो है प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, अच्छा, यहाँ पे लिख देता हूँ वेयर जितना भी पी.आई है यहाँ पे वो क्या है, प्राइम है, ऑल पी.आई आर प्राइम्स, ठीक है। तो ये पार्ट आपका प्रूफ हो गया। दूसरा पार्ट है जो यूनिकनेस का है ना, कि जो लिखने का तरीका है एक प्राइम फैक्टराइजेशन में वो क्या होता है, वो यूनिक होता है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। यूनिकनेस के लिए हम लोग ऐसा करेंगे कि अगर पॉसिबल है तो हम लोग 2 डिस्टिंक्ट वे मान लेते हैं, ठीक है। लेट इफ पॉसिबल n कैन बी expressed as product of primes by 2 distinct way, ठीक है। अगर ये संभव है तो हम लोग ले लेते हैं कि भाई n को 2 अलग अलग तरीक़ों से प्राइम के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है, ठीक है। लेट कैसा लिखा जा सकता है, तो n को हम लोग लिख सकते हैं, सपोज कीजिए p1 p2 p3 डॉट डॉट pr, ओके। एल्सो n को हम लोग लिख सकते हैं कैसे, q1 इंटू q2 इंटू q3 डॉट डॉट qs, और ये मान लेते हैं कि जो मेरा
आर जो है वो उससे एस ग्रेटर है, यानी इसमें जो नंबर ऑफ टर्म है वो ज़्यादा है, इसमें नंबर ऑफ टर्म मेरा कम है। ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखिए इसके बाद ये होगा कि यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे तो काफ़ी आसानी के साथ में कैसे, सिंस देखिए क्या है कि ये जो मेरा पूरा नंबर है आप देखिएगा तो इसमें हम लोग चूँकि इसको एक ऑर्डर में लिखे हैं, ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं वेयर पी आई एंड द क्यू आई, ओके, आर प्राइम्स, ये सारे प्राइम्स है, आर प्राइम्स, ठीक है, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, इन दी इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये हम मान लेते हैं यहाँ पे इन दी इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब ये है कि दैट इज़ जो P1 है उससे मेरा P2 ग्रेटर है, ठीक है, उससे मेरा P3 ग्रेटर है, और लाइक दैट PR जो है वो सबसे बड़ा है। इसी तरीके से मेरे Q1 से Q2 जो है वो ग्रेटर है, Q2 से Q3 ग्रेटर है, और फिर लास्टली मेरा QS है। ठीक है, तो हम लोगों ने एक यहाँ पे ट्रेंड मान लिया। अब देखिए यहाँ पे आप, ठीक है, सिंस या ऑब्वियसली हम लोग ऐसे लिखेंगे, ऑब्वियसली क्या है, देखिए कोई भी प्राइम P1 है वो तो डिवाइड करेगा ही प्रोडक्ट किसके, P1 P2 P3, ठीक है, PR, इसको डिवाइड करेगा। ओके, क्योंकि P1 आपस में कैंसिल होता है तो सो P1 डिवाइड दिस वन। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि P1 क्या करता है, डिवाइड करता है Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट QS को। ठीक है, क्योंकि देखिए ऊपर में P1 से लेके PR तक का जो प्रोडक्ट है वो इस प्रोडक्ट के बराबर है। इसको मैं कोई इक्वेशन ले लेता हूँ यहाँ पे 3, ठीक है ना। ओके, तो इक्वेशन 3 से आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूजिंग 3, क्लियर है। तो P1 इसको डिवाइड कर रहा है। अब देखिए सारे ही प्राइम है, तो डिवाइड करने का मतलब ये होगा, दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट सम k बिलोंग्स टू इंटीजर, तो यहाँ पे कोई ना कोई एक हमको k इंटीजर मिलेगा, सच दैट, ठीक है, सच दैट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, सच दैट क्या कि P1 डिवाइड करेगा QK को। ठीक है, इसलिए कि ये पूरे को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब है कि इसमें कोई ना कोई एक ऐसा प्राइम है जिसको P1 डिवाइड करता है। ठीक है, और K जो है वो 1 से S के बीच में कोई भी एक नंबर होगा। ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखिए दोनों चूंकि प्राइम है, बट क्या, बट P1 एंड QK, ठीक है, बोथ आर प्राइम, दोनों तो प्राइम है, तो दो प्राइम एक दूसरे को कैसे डिवाइड कर सकता है, तो दो प्राइम तभी एक दूसरे को डिवाइड करेगा। देयरफॉर क्या लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर P1 मस्ट बी QK, तो P1 को क्या होना चाहिए, खुद QK के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ओके। अच्छा, तो QK क्या है, अच्छा K जो है ये 1 से लेकर के S के बीच में कोई भी है ना, K कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर के S के बीच में कोई भी है। ठीक है, ओके, क्योंकि इसी में से कोई एक नंबर होगा जिसको P1 डिवाइड करता होगा तभी सबको डिवाइड करेगा। अच्छा, अगर P1 QK के बराबर है तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम लोग मान लेते हैं, लेट अस सपोज, हम लोग चूँकि ये सपोज करने में कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि P1 क्या है, Q1 के बराबर है। ठीक है, ओके, चूँकि डिवाइड कर ही रहा है और कोई ना कोई एक प्राइम के वो इक्वल होगा तो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि वो जो है वो Q1 के बराबर है। ठीक है, ऐसा सपोज करने में कोई दिक्कत हमको नहीं है। ठीक है, अच्छा, अगर हम इसको पुट अप कर दें, ठीक है, देन जो मेरा इक्वेशन 3 है, 3 इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, तो 3 इम्प्लाइज हो जाएगा, देखिए P1 और Q1 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल है, तो क्या बचेगा, P2 इंटू P3 डॉट डॉट PR इज इक्वल टू बचेगा, इधर Q1 कैंसिल हो गया तो Q2 Q3 डॉट डॉट QS, यही बचने वाला है। ठीक है, ओके। अच्छा, अब आगे चलते हैं हम लोग, इसी तरीके से हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, सिंस क्या था हम लोगों का, सिंस हम लोगों का P1 क्या था, Q1 के बराबर आया था। ठीक है, ओके, देयरफॉर वी कैन टेक, तो इसी प्रोसेस से हम लोग आगे बढ़ते हुए क्या ले सकते हैं कि हम लोग का P2 जो है उसी तरीके से Q2 के बराबर आएगा, P3 हमारा क्या आ जाएगा, Q3 के बराबर आ जाएगा, डॉट डॉट जो PR है हम लोगों का क्या आ जाएगा, वो QR के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो अब जो हम लोगों का इक्वेशन 3 है, या ये फर्दर जो हम लोगों का इक्वेशन 4 बचा है वो क्या आ जाएगा, तो यहाँ से हम लोगों का इक्वेशन 4 देखिए टर्न हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ओके, देयरफॉर
4 इक्वेशन 4 इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, इधर देखिए इधर सारा आपका हट जाएगा, क्योंकि सब P2 Q2 कैंसिल होता जा रहा है, तो QR तक आपका हट जाएगा। तो इधर जो बचेगा वो क्या बचेगा, वो बचेगा QR+1 इंटू QR+2, ठीक है, डॉट 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 QS। बात समझिएगा, ठीक है ना। 3 में अगर आप देखें तो 3 में हम लोग ये देख रहे हैं, आसानी से आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि जैसे देखिए मैं समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको कहीं पे बीच में Q3 के बाद क्या है कि हमको बीच में कहीं पे QR मिलेगा, फिर इसके बाद हमको QR+1 मिलेगा, फिर हमको QR+2 मिलेगा, और लास्टली हमको QS मिलेगा। यहाँ से मैं अगर देखूँ तो, ठीक है ना। तो अब देखिए अगर P2 मेरा Q2 के इक्वल है तो ये आपस में क्या होता जाएगा, कैंसिल होता जाएगा। फिर P3 Q3 के इक्वल है तो ये सब कैंसिल है। PR अगर QR के इक्वल है तो यहाँ तक कैंसिल हो जाएगा। तो इधर हमको 1 बचेगा, इधर हमको सिर्फ यही टर्म बचने वाला है, ठीक है। क्लियर है। तो जो मैंने पहले लिखा था वही लिखिएगा, है ना। यहाँ पे तो आप इस तरह से कैंसिल करके दिखाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, तो मेरा 4 से जो आएगा वो ये आ जाएगा 1 इक्वल टू दिस 1, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इधर जो क्या है, इधर आपका प्राइम्स है, इधर आपका 1 है, तो ये इक्वेशन तो आपका एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना, कि प्राइम का प्रोडक्ट 1 के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये तभी पॉसिबल है, ठीक है। ये कब पॉसिबल है ना, दिस इक्वेशन दिस इज होल्ड, हाँ ये होल्ड करेगा, दिस इज होल्ड ओनली व्हेन, तभी ये होल्ड कर सकता है जब QR+1 QR+2 ये सारा जितना भी प्राइम है ये सारा क्या हो, ये सब आपका 1 के इक्वल हो, तभी एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। ओके, तो अगर ये सब एग्जिस्ट कर जाएगा तो इसका मतलब ये होगा, तो इसका मतलब हो गया कि सारा 1 है, तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर हम बोलेंगे, है ना, कि PI जो है वो QI के बराबर है फॉर ऑल I। चूँकि हम लोगों ने ऊपर में देखा था कि PR QR तक बराबर है, तो जहाँ तक बराबर गया उसके बाद तो सारा ही जो Q है सारा 1 हो जा रहा है। इसका मतलब है कि जो भी P और Q लिया गया है वो क्या है, वो आपस में आपका बराबर है, ठीक है। अगर ये बराबर है फॉर ऑल I तो इसका मतलब है कि जो दोनों रिप्रेजेंटेशन था ऊपर में वो दोनों क्या है, यूनिक है। देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, द रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक, द रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक, ठीक है, इज यूनिक। प्रूफ हो गया, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल है, इस तरीके से आपको बस थोड़ा सा लॉजिकल वे में प्रूफ करना है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है। 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, थोड़ा इसको बगैर स्किप किए अच्छे से देखिएगा और सोचिएगा, तो ये आपके लिए मुश्किल नहीं है, ठीक है। आप इसको आसानी के साथ में कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।